नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लीला मदन मोहन के प्रांगण में आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो इस चैनल के आधार स्तंभ स्वर्गीय लीला प्रसाद यानी मेरी मां की कहानी से बहुत कुछ मिलती है। ये मात्र एक संयोग है जो इस कहानी, जिसे मैंने डिजिटल मीडिया से लिया है, को मैं आज उनकी पुण्यतिथि पर एक विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर पा रहा हूं। पापा के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि घर में कोई नहीं था। मेरे भाई के पूरे परिवार के साथ माँ हमारे पुश्तैनी मकान में ही रहे, मगर पापा के हृदय रोग से ग्रसित रहने की वजह से उनके देखभाल के लिए उनके जीवन में जो व्यस्तता रहा करती थी वो अचानक ही रिक्तता में बदल चुकी। इस रिक्तता की वजह से वो कुछ खोई खोई गुमसुम सी भी रहने लगी थी। मेरी नौकरी कोल सेक्टर में थी और मुझे शहर से दूर वाले इलाकों में ही रहना पड़ता था। पापा के साथ और पापा के जाने के बाद वह साल में कम से कम 2 बार जरूर हम लोगों के साथ रहने आया करती और 3 से 4 महीने रहकर ही लौट। कुछ दिन हुए हमारा तबादला हो गया था और हम लोग अब शहर में रहने लगे थे। करीब 1 महीना हुए हम लोग माँ को लेकर आए थे और माँ अभी हम लोगों के साथ ही रह रही थी। अक्टूबर 2010 की उस भयानक रात को याद करते हुए मैं आज भी कांप जाता हूँ, जब मेरी माँ ने रात के अंधेरे में हमारे बेडरूम में दस्तक दी थी और पूछा था कि शौचालय कहाँ। जिस घर में वो 1 महीने से रह रही थी, उस घर के शौचालय के बारे में अचानक रात में पूछना मुझे कुछ अजीब भी लगा था। दरवाजा खोलते ही हम लोगों ने देखा कि वह कुछ अस्त व्यस्त और पूरी तरह से भ्रमित दिख रही थी। उसके असामान्य व्यवहार के कारण को समझने में असमर्थ हमने सोचा कि वह अभी भी अर्धनिंद की अवस्था में है और हम लोगों ने उसे शौचालय दिखाया, लेकिन टॉयलेट से बाहर आने के बाद उन्हें अपने बेडरूम तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यह भांपते हुए कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है, हम निदान और उपचार के लिए उसे अगले दिन पास के नर्सिंग होम में ले गए। उसे तुरंत एक न्यूरो सर्जन के पास भेजा गया और MRI स्कैन के बाद यह पुष्टि हुई कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। रिपोर्ट में कुछ ग्रे पैच दिखाई दिए जिन्हें डॉक्टर क्लॉट्स कहते हैं, जिससे उनकी याददाश्त पूरी तरह से प्रभावित हुई। डॉक्टर ने बताया कि वृद्धावस्था के कारण स्मृति हानि तो अपरिवर्तनीय है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे मस्तिष्क को होने वाले नुकसान दवाओं से रोका जा सकता है। इस तरह वह मेरी माँ के लिए धीमे अंत की शुरुआत थी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी याददाश्त भी कम होते चली। धीरे धीरे वह सब कुछ भूलती चली गई। मुझे वो अपना बेटा नहीं बल्कि एक हितैषी समझती थी और मुझसे ही अपने छोटे बेटे यानी मेरे और मेरे परिवार वालों के बारे में पूछती रहती। मेरे भाई के परिवार वालों का भी जिक्र किया करती, यहाँ तक कि अपने शरीर के कार्यों पर भी उसने नियंत्रण खो दिया और अंत में मेरी पत्नी के अलावा किसी को भी पहचानने में विफल। पत्नी जो उसकी देखभाल करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती। वह उसे खाना खिलाती थी, उसका डायपर बदलती थी, उसे कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी, उसके बालों को ब्रश करती थी और सोने में भी उनकी मदद करती। मेरी पत्नी मेरी बेटियों और मेरे लिए वह एक छोटे बच्चे की तरह थी। हमारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। हम उसके साथ खेलते थे, उसे चिढ़ाते थे, वह भी हमें बच्चों जैसी चिढ़ाती थी और कभी कभी नाराज भी हो जाया करती थी। हमने अपने दोस्तों के साथ एक भव्य केक काटने की रस्म के साथ उनका 80वां जन्मदिन भी मनाया। यह उसके लिए खुशी का क्षण था, क्योंकि वह हर किसी को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए मुस्कुरा रही थी, बिना यह जाने कि यह किसका जन्मदिन। यह जानना दिलचस्प था कि उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने के बाद भी यह बीमारी उनसे उन बुनियादी संस्कारों
जैसे पूजा अर्चना, माला जाप और मंत्रों और श्लोकों की स्मृतियों को नहीं छीन पाई। मैं जब ऑफिस से लौटता तो मुझे कोई ना कोई भजन जरूर सुना और मुझे भी उनका मनपसंद भजन सुनाने को बोलती। कभी कभी रात में मैं उसके स्पर्श से हड़बड़ा कर उठ बैठता जब देखता कि वो बैठकर मेरे पांवों को अपने जर्जर हो चुके हाथों से धीरे धीरे दबाने का प्रयास कर रही। रात का समय था। एक शरीर के जमीन से टकराने की आवाज ने हमें बेरहमी से जगा दिया। हमने इधर उधर देखा तो मेरी माँ बिस्तर से गायब। एक तेज गति में मेरी पत्नी बिस्तर से कूद गई और कमरे से बाहर चली। उसने देखा कि माँ नीचे फर्श पर बिना हिले डुले लेटी थी। उसका अगला सिर बुरी तरह जख्मी हो गया था। गिरने के कारण उसके होठों से काफी खून बह रहा था, लेकिन वस्तुतः उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह सोचने वाली बात। हमने उसे शारीरिक रूप से उठा लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी पत्नी ने धीरे से घाव को साफ किया और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। उसने हाँ में जवाब तो दिया, लेकिन चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, किसी भी तरह की भावनाओं से रहित। बस वह हम लोगों की तरफ चुपचाप देखे जा रही थी। इस हादसे ने उसकी सारी भावनात्मक भावनाओं को छीन लिया था और आंसू की ग्रंथियों को भी सुखा दिया था। उसकी हालत देखकर मैं चुपचाप रो पड़ा। हाय भगवान, मैंने अपने आप से कहा, क्या यह वही मेरी माँ है जिसकी आंखों में जरा सी तकलीफ होने पर भी आंसू आ जाते थे। वह भावनात्मक रूप से इतनी संवेदनशील थी कि एक कड़ी नजर से भी कोई उनको देख ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। रोने की उसकी ऐसी ख्याति थी कि पापा उसे गंगाधारी यानी गंगा नदी को सिर पर धारण करती महिला कहकर चिढ़ाते थे। जिस दिन उनका निधन हुआ और जब उनके शरीर को एक शॉर्ट्स वैन में ले जाया जा रहा था, कुछ मिनटों के लिए अप्रत्याशित बारिश हुई, जैसे कि ऊपर वाला उनके लिए ही रोया हो, क्योंकि वह तो रोना भूल ही गई थी। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।